ओके, शीट नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बताओ, इसमें 8 में क्या चीज पूछनी है? पूरे ही क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, कुछ हिस्से में आ रही है? नो सर, एक वो होएगा पॉइंट उसको एडजस्टमेंट पे। कौन सा? सर ये ऑन 30 जून 5th एडजस्टमेंट। On 30th June 2020, a shed was constructed at a cost of rupees 10,000. The sum was charged to profit and loss account. The asset is not to be brought in the books after allowing 5% per annum depreciation. अब ये क्या है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है 31 दिसंबर को, और ये 30 जून 2020 की बात हो रही, मतलब ये पिछले साल की बात हो रही। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई कि लास्ट ईयर की बात है, इस साल की नहीं है। यस सर। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है अभी 31 दिसंबर 2021 को, और ये बात हो रही पिछले साल की। ठीक है, एडजस्टमेंट ये कहना चाह रहा है कि हमने लास्ट ईयर हमने क्या था कि एक एसेट का कंस्ट्रक्शन किया था, शेड बनाया था 10,000 का, और वॉज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब इसको हमने खर्चा मान लिया। प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करना मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना। डेबिट कब किया, मतलब इसको खर्चा मान लिया, रिपेयर में डाल दिया होगा या ऐसा कुछ डाल दिया होगा, जबकि ये एसेट था। अगर 2020 में इसको हमने एसेट माना होता तो हमारा जो 2020 का प्रॉफिट है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है गुडविल निकालने के ऊपर, लेकिन अभी मैं उसको बाद में लिखूंगा, पहले मैं यहाँ समझा देता हूँ। तो जो 2020 का प्रॉफिट है वो हमारा 10,000 रुपए से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने प्रॉफिट्स में से चार्ज कर दिया तो प्रॉफिट से घटा दिया। अब हमें क्या करना है, वो कह रहे हैं नहीं नहीं, इसको आप तो एसेट मानो बुक्स में। तो एसेट मानेंगे तो भाई इसको शेड कंस्ट्रक्शन को एसेट दिखाना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये 2020 के प्रॉफिट 2020। अच्छा, एक काम करता हूँ, इसको दोनों सालों में फर्क पड़ेगा, 2020 में भी फर्क पड़ेगा, 2021 में भी पड़ेगा। तो मैं काम ये करता हूँ, अरे ठीक तो था यार, इसको ऐसे ले लेता हूँ। ये वर्किंग नोट है जो मैं कर रहा हूँ, इसके लिए अपन उसको समझें। तो 2020 का जो हमारा प्रॉफिट है वो ये है मान लीजिए, और 2021 का प्रॉफिट वो ये है। हमने सेट कंस्ट्रक्शन किया तो 2020 में उसको खर्चे में डाल दिया, जबकि वो तो एसेट थी, तो उनको प्रॉफिट 10,000 से बढ़ाना पड़ा। लेकिन अगर हम उसको एसेट मानते हैं तो भले ही 10,000 को हम प्रॉफिट से नहीं घटाएंगे, लेकिन इसका एसेट का डेप्रिसिएशन तो घटेगा, तो डेप्रिसिएशन हमें घटाना पड़ेगा। अगर हम इसको एसेट मानते हैं बैक डेट से, 2020 से इसको एसेट मान रहे हैं, तो अगर 2020 में इसको एसेट मान ले तो 2020 में इसको प्रॉफिट में जोड़ेंगे और उसका डेप्रिसिएशन, जबकि खरीदी कब है 30 जून को, तो मतलब जून, जनवरी, फरवरी, जून खत्म, तो 6 महीने यूज किया, 6 मंथ्स यूज किया, 5% डेप्रिसिएशन है, तो इसका 5% होता है 500 रुपए, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन 250। तो हम 10,000 रुपए प्रॉफिट में तो ऐड करेंगे, लेकिन हम इसको जब एसेट मान रहे तो उसका डेप्रिसिएशन हमको प्रॉफिट में से 2020 में से घटाना पड़ेगा। ये कुछ वैसा ही जैसे हम गुडविल ट्रीटमेंट में करते हैं, क्वेश्चन कर रहे थे गुडविल वैल्यूएशन में। तो 2020 का डेप्रिसिएशन घटाएंगे 250 रुपए। अब जब एसेट 2020 की है तो डेप्रिसिएशन 2021 में भी लगेगा। तो क्वेश्चन के अंदर मेथड लिख दी है उन्होंने, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन में तो कॉस्ट के ऊपर लगता है हर साल डेप्रिसिएशन, तो 2020 में 250 लगेगा और 2021 के अंदर 500 लगेगा। ये दोनों एडजस्टमेंट करने के बाद जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट को आपको लेना है। तो आपको जो प्रॉफिट लेना है वो 2020 का जहां पे भी प्रॉफिट लेना है वो ये वाला प्रॉफिट लेंगे, और 2021 का जो प्रॉफिट लेना है वो ये वाला प्रॉफिट लेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर जहां तक मैं देख रहा हूं, अपने को एक नजर पड़ी थी मेरी, क्वेश्चन के अंदर गुडविल के लिए प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये 2020 का प्रॉफिट 40,000 को एडजस्ट करना पड़ेगा और 50,000 को एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर गुडविल निकलेगी। और तो प्रॉफिट का क्यू वाज टू एक्वायर द होल शेयर ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट का यूज तो कहीं है, बस गुडविल निकालना है इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का यूज। तो प्रॉफिट को एडजस्ट करके फिर गुडविल
ये एडजस्टमेंट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। तो 40,000 और 50,000 प्रॉफिट ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये प्लस 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 लगा दिया है। यहाँ 40,000 लिखोगे और यहाँ 50,000 लिखोगे। फिर जो प्रॉफिट आएगा इस प्रॉफिट को गुडविल में लेना। और क्या डाउट है सर? क्वेश्चन नंबर 10। इसमें, इस क्वेश्चन में और कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है। 10th में क्या है सर? कंटीजेंसी मतलब? कंटीजेंसी रिजर्व मतलब कोई इमरजेंसी पे काम करेगा कोई। अच्छा वैसे तो कंटीजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व एक ही जैसे है, नाम अलग अलग दे दो। कंटीजेंट, अब उन्होंने बिजनेस में दो बना रखे हैं। जनरल रिजर्व उन्होंने सोचा होगा जनरल रिजर्व हम यहाँ यूज करेंगे, कंटीजेंसी रिजर्व यहाँ यूज करेंगे, ऐसा। कंटीजेंसी रिजर्व है किसी भी इमरजेंसी में यूज आने वाला। कोई कंटीजेंसी पड़ गया, अचानक से कोई काम आ गया, ऑल दोस थिंग्स। सर इसका F पॉइंट। There was a supplier of machine parts who was not appearing in the books। मतलब एक ने मशीन से हमने खरीदी थी, बुक्स में नहीं। मतलब वो क्रेडिटर है, लायबिलिटी होगा तभी बुक्स में नहीं है। मतलब बुक्स में क्यों होना चाहिए? अगर हमने किसी से मशीन खरीदी तो सप्लायर क्यों होना चाहिए? सप्लायर तभी होना चाहिए जब हमने उधार में खरीदी होगी। अगर हमने कैश में खरीदी तो सप्लायर तो हमारी बुक्स में अकाउंट ही नहीं आएगा। हमारी बुक्स में सप्लायर का अकाउंट तब आएगा जब हमने उधार में खरीदी। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि सप्लायर को बुक्स में होना चाहिए था, नहीं है, मतलब हमने उधार में खरीदी होगी, ऐसा। फिर क्या कह रहे हैं? क्लेम्ड एंड आउटस्टैंडिंग पेमेंट। अच्छा, वो हमसे कह रहा है 6,000 रुपए का पेमेंट बाकी है। अब ये क्लियर हो गई बात आगे कि एक सप्लायर है, मशीन पार्ट्स पे था, बुक्स में नहीं है, वो हमसे 6,000 रुपए मांग रहा है। तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई। ये ऐसी लायबिलिटी है जो बुक्स में नहीं है, तो इस लायबिलिटी को बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे और सप्लायर को सप्लायर फॉर मशीन पार्ट्स करके या क्रेडिटर फॉर मशीन पार्ट्स करके रिवैल्यूएशन में के डेबिट में लिखेंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आएगा। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? He was paid by giving a completely written off piece of machinery worth ₹5,000 at a value of 4,500. Balance amount was paid in cash. तो यहाँ पर उसको हमने एक मशीनरी जो बुक्स में है ही नहीं, वो 4,500 में दे दी और बाकी का अमाउंट हमने कैश में दिया उसको। तो अगर मैं इस एंट्री को क्लब करके देखता हूं तो इसके नेट इफेक्ट क्या आएगा हम वो देखेंगे। तो एक सप्लायर है, उसको पेमेंट देना है। तो सबसे पहले अगर मैं एक काम करता हूँ, लायबिलिटी को बुक्स में रिकॉर्ड करता हूँ। टू सप्लायर फॉर मशीन, ठीक है। 6,000। ये मैं इतना पूरा क्यों लिख रहा हूँ कि अगर मुझे बैलेंस शीट में कभी दिखाना हो तो अलग से दिखना चाहिए, भैया ये एडजस्टमेंट हमने किया है, एग्जाम में हाईलाइट हो। ही वाज पेड, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं, वो तो बंद हो जाएगा अकाउंट क्योंकि उसको पेमेंट भी हो गया। ये हुई एंट्री। दूसरा, अपन ने उसको 5,000 4,500 की 5,000 की ऐसे 4,500 में दे दी। तो हमारे लिए तो 4,500 की चीज है, उससे हमको, और ये हमारे लिए प्रॉफिट है, बुक्स में है ही नहीं, वो एसेट हम दे रहे हैं। तो अगर कोई लायबिलिटी का पेमेंट हम कर, अब जब ये मैंने ऊपर वाली एंट्री कर दी ये वाली, तो हमारी बुक्स में लायबिलिटी आ गई। अब वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो है ही नहीं, वो तो आ गई बुक्स में। वो नॉट अपीयरिंग थी, अब वो अपीयर हो गई। अब हम लायबिलिटी का कोई भी पेमेंट करते हैं, उस लायबिलिटी के लिए हम, वैसे मैं इसको और थोड़ा लेंदी कर सकता हूँ, मशीन को भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, फिर 4,500 में दे सकता हूँ, तो भी इफेक्ट सेम आएगा। सप्लायर को मैं शॉर्ट में अभी लिख रहा हूँ, सप्लायर को डेबिट किया मैंने 6,000 से। अब वो मशीन हमने 5,000 की 4,500 में दी, अनरिकॉर्डेड है, तो 4,000 की दो या 4,500 की दो, 6 की दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, जितने भी दी उतना लिखे। तो कितने में दी हमने? 4,500 दे दी, और बाकी का अमाउंट हमने कैश दिया उसको। कितना? 1,500। अब मैं अगर इसको देखूं तो यहाँ पर कुछ अकाउंट तो कट रहे हैं। कौन कौन से कट रहे हैं? सप्लायर अकाउंट कट, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो गया और डेबिट हो गया, ये तो खत्म हो गया सप्लायर का। ठीक है सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 से डेबिट हो रहा है, 4,500 से क्रेडिट हो रहा है, तो अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है 1,500 से। तो मैं इन दोनों एंट्री की जगह
सिर्फ एक एंट्री ये कर सकता हूँ, रिवैल्यूएशन टू कैश 1500। Yes, sir. ये भी कर सकता हूँ। और इसका एक और तरीका है, मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। इसको एक्सटेंड कैसे कर सकता हूँ, ये अनरिकॉर्डेड जो पीस ऑफ मशीनरी इसको भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तब भी देखिएगा ये इफेक्ट आएगा। चलो एक बार उसको भी करके मैं क्या करता हूँ, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 की टू सप्लाई। ठीक हो गया। अब मैं कर रहा हूँ मशीनरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 5,000 की मशीनरी है ना, हमने दी उसको 4.5 में, तो देखिएगा कैसे उसका खेल होता है। 5,000 की मशीनरी सप्लाई 5,000 नहीं सॉरी टू रिवैल्यूएशन, मशीनरी को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना हम रिकॉर्डेड तो रिवैल्यूएशन। ये बुक्स में हम अब हमारी बुक्स में मशीनरी भी आ गई, लायबिलिटी भी आ गई। ठीक है, अब मशीनरी का पेमेंट कर रहे हैं, सॉरी सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं। सप्लायर डेबिट 6,000, सप्लायर को 6,000। मैं कैश का पेमेंट अलग लेता हूँ, मशीनरी का अलग ले लेता हूँ, तो आपको और समझा। सप्लायर को 5,000 की मशीनरी 4,500 में देंगे, तो लॉस हो रहा है भाई हमको 500 का, तो लॉस भी लिख लिया आपने। रिवैल्यूएशन ठीक है, 500 का, तो फिर यहाँ डेबिट 5,000 ही होगा, 4,500 ही होगा ना। ये हमने 500 का लॉस हो गया, हमने उसको मशीन दे दी भाई सब 5,000, 4,500, ये हो गया 5,000, ये हो गया हमारा ये वाला खेल। अब बच रहा है उसका 4,500 का कैश, को मैंने वो 1,500 का कैश। ये हमारी एंट्री। अब देखिए इसके अंदर कट पिट के क्या बच रहा, इसके अंदर सप्लायर क्रेडिट हुआ, सप्लायर 4,500 से यहाँ डेबिट हुआ, सप्लायर 1,500 से यहाँ डेबिट हुआ, तो सप्लायर तो खत्म हो गया। मशीनरी यहाँ डेबिट हो रहा है और मशीनरी यहाँ क्रेडिट हो रहा है, मशीनरी भी खत्म। अब क्या बचा, अब अगर मैं एंट्री बनाऊं तो देखिए यहाँ पे मेरे पास, देखिए अब जो बच रहा है वो मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 6,000, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 5,000 रुपए से। ये जो बच रहा है अभी ये भी कट पिट के खत्म हो जाएगा। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 4,500 रुपए से, डेबिट भी हो रहा है 500, तो यहाँ डेबिट, ये देखिए रिवैल्यूएशन डेबिट भी हो रहा है। एक काम करें ना, इसको 6,000 को 6,500 कर देता हूँ, ये हो गया 6,500, और फिर 1,500 रुपए से कैश क्रेडिट हो रहा है। एंट्री बची क्या, एंट्री तो वही बची, रिवैल्यूएशन टू कैश 1,500 रुपए, 5,000 डेबिट भी 5,000 क्रेडिट भी, तो अब इस एंट्री का जो नेट इफेक्ट है वो यही आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश 1,500। ये आपको मैंने जो रिवैल्यूएशन की शीट दी थी उसमें जो लास्ट में क्वेश्चन था, अनरिकॉर्डेड एसेट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के पेमेंट में हम दे रहे हैं, तो सब कट पिट जाती है, अनरिकॉर्डेड तो आपस में। यस सर। ये अल्टीमेटली 1,500 रुपए जो कैश जा रहा है बस उसकी एंट्री होगी। तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू कैश करके लिख देना है, और चाहे तो आप कुछ एंट्री कैसे भी कर सकते हैं, मशीन पास लिख दो फिर उसको एडजस्ट कर दो। यस आपके ऊपर। हाँ जी, और बताएं। नो सर। तो ये शीट अब हो गई अपनी कंप्लीट। यस सर, बस 10th क्वेश्चन सॉल्व करना बचा था। अच्छा, अब हो जाएगा है ना। और अब मैं इसके बाद में आप लोगों को रिटायरमेंट की एक फाइनल शीट भेजता हूँ, और मैं इसके कुछ रिकॉर्डिंग देखता हूँ भेजता हूँ, तो आप एक बार देखिए उसको, फिर अपन आगे डिस्कस कर लें। तो ये रिटायरमेंट
Yes, sir. हो जाएगा हमारा। ठीक है, यस सर।